नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत। 12वीं कक्षा के जितने भी विद्यार्थी हैं जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, वो विद्यार्थी जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, वो विद्यार्थी, जितने भी व्यक्ति हैं जिनको बायोलॉजी के बारे में अध्ययन करना है, उन सभी का स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, हमने इससे पहले वाले टॉपिक के अंदर जितने भी हमको पढ़ना था वो कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड चैप्टर चल रहा है ये, और हम RBSC की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग ये चल रहे हैं। कुछ लोगों ने बहुत सारे कमेंट करके भी पूछा है, फ़ोन करके भी पूछा है कि सर दूसरे भी NCERT की बुक उनको भी कंप्लीट कीजिए। वो भी एक प्रोसेस में हम लेंगे बहुत जल्द। लेकिन दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो है हमारे पास में गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु जनन। गुरु दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा है? नीचे लेता हूँ। गुरु बीजाणु, बीजाणु जनन। देखिए, इस प्रक्रिया के अंदर किस प्रकार से निर्माण होता है इसको पढ़ना है। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा गुरु बीजाणु का निर्माण होना ही क्या कहलाएगा? गुरु बीजाणु जनन कहलाएगा। क्या है? गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, कोशिका, मात्र कोशिका के द्वारा गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु का निर्माण होना। देखिए, जिससे गुरु बीजाणु बन रहे हैं इसी क्रिया को अपन क्या कहते हैं? तो गुरु बीजाणु, बीजाणु जनन के नाम से जानते हैं। गुरु बीजाणु जनन के नाम से जानते हैं। तो गुरु बीजाणु जनन में क्या हुआ कि यानी कि जो प्रारंभिक कोशिकाएं थी, उन प्रारंभिक कोशिकाओं के अंदर किसी न किसी प्रकार से विभाजन होना प्रारंभ हुआ, और विभाजन होकर कोशिकाओं में क्या हुआ है? कोशिकाओं में क्या हुआ है? आकार में वृद्धि होने लगती है। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, जो प्रारंभिक मात्र, यानी कि ये मात्र वो वाली मात्र नहीं है, ये मात्र है ना, मात्र कोशिका के द्वारा गुरु बीजाणु का निर्माण होने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? हमारे पास में गुरु बीजाणु जनन कहलाएगी। इसमें क्या होगा? कोई प्रपशु कोशिका, कोशिका विभाजन करती है, विभाजन करती है। यानी कोई एक प्रारंभिक कोशिका होगी, वो क्या करना प्रारंभ कर देगी? विभाजन करना प्रारंभ कर देगी। और इस प्रकार की कोशिका में क्या होगा? इस प्रकार की कोशिका, कोशिका का जीव द्रव्य कैसा होता है? गाढ़ा होता है। जीव द्रव्य गाढ़ा होता है। और केंद्र कैसा होता है? तो केंद्रक स्पष्ट होता है, स्पष्ट होता है। जीव द्रव्य कैसा होता है? गाढ़ा होता है। और केंद्र कैसा होता है? स्पष्ट होता है। अब इनमें क्या होगा? कोशिकाओं में परिणत विभाजन होगा। परिणत समझते हैं? ये कोशिका है, ये कोशिका है, ये कोशिका है। इसके ऊपर की तरफ विभाजन होने लगे, और यहाँ पर कोशिका बन जाए, यहाँ पर कोशिका बन जाए, यहाँ पर कोशिका बन जाए, यहाँ पर कोशिका, यहाँ पर कोशिका, यहाँ पर कोशिका। तो परिणत विभाजन होता है, विभाजन होता है। इसमें क्या होगा? परिणत विभाजन होना प्रारंभ हो जाएगा, और कोशिकाएं क्या हो जाएगी? तो लिख देंगे कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ होता है, विभाजन प्रारंभ होता है। कैसा विभाजन होगा? अर्धसूत्री। अब देखिए, अर्धसूत्री विभाजन होने से क्या होंगी? 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होगा। 4 पुत्री कोशिकाएं बनती है। कितनी कोशिकाएं बनती है? 4 पुत्री कोशिकाएं। ये इस प्रकार से कोशिकाओं का निर्माण होता है। 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो गया। अब देखिए, समझना इस बात को, कुछ इस प्रकार की आकृति बन जाती है उसके अंदर। अब इसमें जो अंतिम कोशिका है, इनमें से कोई एक होनी चाहिए। चारों कोशिकाओं में से कोई भी एक कोशिका है ना। अब ये चारों कोशिकाएं कैसे होती हैं? तो लिख देंगे चारों कोशिकाएं रैखिक क्रम में होती है, रैखिक क्रम में होती है। अब सक्रिय कोशिका, इनमें से कोई भी एक सक्रिय, वैसे तो नीचे वाली होती है, सक्रिय कोशिका क्या बनाएगी? भ्रूण। जो सक्रिय कोशिका होगी वो क्या बनाएगी? भ्रूण कोश का निर्माण करती है, निर्माण करती है।
अब उसमें क्या होगा, लगातार विभाजन होगा, और विभाजन होने के बाद में क्या होगा, लगातार विभाजन होकर 8 कोशिकाएं बनती हैं। कितनी कोशिकाएं बनती है, कोशिकाएं बनती हैं, 8 कोशिकाएं बन जाती है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, कितनी कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा, 8 कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। अब देखिए 8 कोशिका बनने के बाद में, अब ये वाला मेटानॉम है ना, अब 8 कोशिकाएं बन चुकी हैं। इन 8 कोशिकाओं के बनने के बाद में आपको कंडीशन समझ में आ गई होगी। सबसे पहले एक कोशिका थी, या आपके पास में एक कोशिका थी। अब इस कोशिका के अंदर विभाजन प्रारंभ हुआ है, और विभाजन होने के बाद में कितनी कोशिका बन गई, 4 कोशिका बन गई। अब विभाजन किस प्रकार का था, तो परिणत प्रकार का विभाजन था। परिणत प्रकार का विभाजन होने के कारण किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस प्रकार की संरचना हमको दिखाई देगी, ये चारों दिखाई देगी। अब इसमें से जो नीचे वाली है उसे अपन क्या बोलेंगे, भ्रूणकोश बोलेंगे। अब भ्रूणकोश का निर्माण होने के बाद में क्या हुआ, फिर विभाजन होगा, वो भी किस प्रकार का, समसूत्री प्रकार का, समसूत्री विभाजन होगा, विभाजन होगा। और विभाजन होने के बाद में क्या हो जाएगा, तो 4 कोशिकाएं ऊपर चली जाएंगी। कितनी, 4 कोशिकाएं ऊपर चली जाएंगी, और कितनी कोशिकाएं नीचे रह जाएगी, तो 4 कोशिकाएं नीचे रह जाएंगी। 4 कोशिकाएं ऊपर रहने के बाद में और 4 कोशिकाएं नीचे रहने के बाद में क्या होगा, एक कोशिका ऊपर से नीचे आएगी और एक कोशिका नीचे से ऊपर जाएगी। यानी कि एक कोशिका का स्थानांतर यहाँ पर हो रहा है और दूसरी का यहाँ से यहाँ पर हो रहा है। संरचना कैसी हो जाएगी, ऊपर वाली कोशिका इस तरह से दिखाई देगी, इसे बोलेंगे प्रतिमुखी, प्रतिमुखी कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका। और नीचे वाली कोशिका इस प्रकार से दिखाई देगी, इसे बोलेंगे अंड समुच्चय, अंड समुच्चय। और अगर अंड समुच्चय के 2 टुकड़े करें तो ये वाली जो कोशिका होगी ये पूरा अंड समुच्चय है पूरा, और जो ये कोशिका जो दिखाई दे रही है आपको, इसको क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे अंड कोशिका, कोशिका। और इन दोनों को क्या बोलेंगे, सहायक कोशिका, सहायक कोशिका, कोशिका। अच्छा, इन दोनों से जो कोशिका ऊपर वाली नीचे गिरी और नीचे वाली ऊपर गई, वो कहाँ गई, ये वाली कोशिका बन गई। इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे अपन, इसे बोलेंगे द्वितीयक कोशिका, कोशिका। कितने केंद्रक होंगे इसके अंदर, तो ध्यान रखना फ्यूजन हो जाएगा उनमें, संलयन हो जाएगा उसके अंदर। और अब केंद्रक की संख्या कितनी हो जाएगी, केंद्रक की संख्या 2 हो जाएगी। कोशिका कितनी हो जाएगी, तो कोशिका 1 होगी। कोशिका कितनी हो जाएगी, अब 1 कोशिका, तो 1 रह जाएगी, और केंद्र कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब बताओ मुझे कि इस संरचना के अंदर कितने केंद्रक हैं, केंद्रकों की संख्या कितनी है, 8। अब बताइए कि केंद्रों की संख्या 8 है तो कोशिकाओं की संख्या कितनी है, 7। यह महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, और अधिकांश पादपों के अंदर इसी प्रकार की संरचना पाई जाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसे बोलते हम एक बीजाणविक पॉलीगोनेमल, पॉलीगोनेमल, एक बीजाणविक, एक बीजाणविक पॉलीगोनेमल, पॉलीगोनेमल, एक बीजाणविक पॉलीगोनेमल। एक बीजाणविक पॉलीगोनेमल का मतलब क्या हो गया कि प्रतिमुखी कोशिका, अंड समुच्चय और मध्य के अंदर द्वितीयक कोशिकाएं पाई जाती है। ऐसी संरचना जिनमें दिखाई देती है उसे बोलेंगे एक बीजाणविक। क्लियर है आपको, तो आपने लिख दिया होगा, लगातार विभाजन होकर कितनी कोशिकाओं का निर्माण होगा, 8 कोशिकाओं का निर्माण होगा। 8 कोशिकाओं के निर्माण होने के पश्चात क्या लिखोगे, ऊपर से और मध्य से, दोनों से एक एक कोशिका मध्य भाग में स्थानांतरित हो जाती है। स्थानांतरित होने के बाद उसे हम क्या बोलेंगे, द्वितीयक कोशिका कहेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम, द्वितीयक कोशिका कहते हैं। बताइए ऊपर वाली कोशिकाओं को क्या बोलेंगे, ऊपर वाली कोशिकाओं को हम किस नाम जानते हैं, प्रतिमुखी कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। जबकि नीचे वाली कोशिकाओं को अंड समुच्चय कहते हैं। अंड समुच्चय में भी क्या होगा, 2 कोशिकाएं सहायक कोशिकाएं कहलाती है, जबकि एक कोशिका को क्या बोलते हैं, अंड कोशिका कहते हैं। निषेचन यहीं पर संपन्न होता है। आगे जाके आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे, जो तीसरा चैप्टर है इसका, क्लास का तीसरा पाठ पढ़ेंगे, तब हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। अब बताइए ये संरचना आपको समझ में आ गई क्या, नहीं आई, तो एक बार वापस समझेंगे इसको। शुरुआत यहाँ से हुई है, परिणत विभाजन हो रहा है, परिणत का मतलब लाइन बन गई है, एक रेखीय क्रम में आ गया है। समसूत्री विभाजन हुआ, समसूत्री विभाजन से 4 कोशिकाएं 8 में बच गई। 8 कोशिकाओं के अंदर से 3 ऊपर रह गई और 3 नीचे रह गई, बीच में 2 कोशिकाएं आ गई। सर यहाँ पर तो 1 कोशिका दिख रही है, तो 2 कोशिकाएं आपस में फ्यूज हो गई। कितने केंद्रक बन गए, 2 केंद्रक बन गए। इन दोनों केंद्रक को क्या बोलेंगे, द्वितीयक कोशिका बोलेंगे। इस प्रकार से विभाजन होना प्रारंभ हो जाएगा। अब ये तो शुरुआत हुई है कि गुरु बीजाणु जनन की। हमने लघु बीजाणु जनन पहले पढ़ लिया था, पहले वाले वीडियो में गुरु बीजाणु जनन हमने पढ़ लिया। अब क्या होगा, हम पढ़ेंगे अब परपरागण, स्वपरागण।
जो अगली वाली जो क्लास आएगी जिसमें पर परागण स्व परागण पढ़ेंगे वो होगा हमारा व्याख्यान संख्या होगी 12 और जो चैप्टर होगा वो तीसरा है। लगातार कंटिन्यू जितने भी मित्र हैं उनको शेयर कर दीजिए। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो आपके मित्रों तक ये ज्ञान नहीं पहुंच पाएगा। हो सकता है उन लोगों के लिए आवश्यक हो, उपयोगी हो। जय हिंद।